हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देवी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बोगुस कंपाउंड से रिलेटेड सीमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को कंसीडर करेंगे। दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हम कंसीडर करेंगे दोस्तों, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमने जो बोगुस कंपाउंड पढ़े थे, एक पढ़ा था C3A, C4AF, C3S और C2S। ये चार तरह के बोगुस कंपाउंड्स को हमने रीड किया था दोस्तों। अब इन चार तरह के बोगुस कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि चारों बोगुस कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब चारों बोगुस कंपाउंड की सबसे पहली जिस प्रॉपर्टी को हम बात करेंगे दोस्तों, वो इसकी कहलाती है बाइंडिंग की प्रॉपर्टी। वो इसकी क्या कहलाती है सर? बाइंडिंग की प्रॉपर्टी। तो बाइंडिंग की प्रॉपर्टी को रीड करेंगे, इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन को रीड करेंगे दोस्तों, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन को रीड करेंगे। कहने का मतलब है इन बोगुस कंपाउंड्स की n नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जो प्रॉपर्टी हमारे सभी तरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसकी पहली जो बाइंडिंग की प्रॉपर्टी है, इस बाइंडिंग की प्रॉपर्टी को हम स्ट्रेंथ से रिलेट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सीमेंट में हमने इस बाइंडिंग के फिनोमिना को, या सीमेंट में हमने इस बाइंडिंग की प्रॉपर्टी को दोस्तों स्ट्रेंथ से रिलेट कर रखा है। जिसकी बाइंडिंग अच्छी होगी दोस्तों, ये मान के चल रहे हम, उसकी स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी। इसलिए हमने आर्जिलिसस और कैलकैरियस कंपाउंड को इस बिहाफ पर ढूंढा है, इस बिहाफ पर पहचाना है कि उन दोनों के पास बाइंडिंग की प्रॉपर्टी है। इसीलिए आपकी सीमेंट को दोस्तों स्ट्रेंथ मिल पाती है। जब मैंने बोगुस कंपाउंड बताए थे तो इनको दो फैमिली से बिलोंग कराया था। एक फैमिली में C3A और C4AF रहते हैं, और एक फैमिली में दोस्तों C3S और C2S रहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, हम फैमिली बोल रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी तो थोड़ी अलग अलग है, लेकिन डिस्कशन एक साथ चलेगा। दोस्तों, मैंने इन दोनों के लिए, कहने का मतलब है C3S और C2S को रिलेट किया था स्ट्रेंथ से या बाइंडिंग की प्रॉपर्टी से, और इन दोनों बोगुस कंपाउंड को रिलेट किया था सेटिंग टाइम से। इन दोनों बोगुस कंपाउंड को रिलेट किया था दोस्तों सेटिंग टाइम से। तो पहली जो प्रॉपर्टी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसकी है दोस्तों बाइंडिंग की प्रॉपर्टी। अब बाइंडिंग की प्रॉपर्टी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। अगर हम इन चारों बोगुस कंपाउंड की दोस्तों बाइंडिंग की बात करें, अगर हम इन चारों बोगुस कंपाउंड की दोस्तों बाइंडिंग की बात अगर करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, मैंने आपको बोगुस कंपाउंड्स में लिखवाया भी था कि इन चारों में से, इन चारों बोगुस कंपाउंड में से जिसकी बेस्ट सीमेंटिंग या बेस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, वो कंपाउंड हमारा दोस्तों C3S है। और क्योंकि दो ही कंपाउंड बाइंडिंग या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बाद दूसरा नंबर दोस्तों C2S का आता है। इसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? C2S का आता है दोस्तों। और फिर मैंने ये भी बताया था, इन चारों बोगुस कंपाउंड में से जो C4AF है दोस्तों, उसकी वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है। तो सर लास्ट में हमारा जो बोगु कंपाउंड आएगा वो कौन सा आएगा? सर वो लास्ट वाला बोगु कंपाउंड होगा C4AF, और इनके बीच में एक और कंपाउंड आएगा इनके बीच में एक और कंपाउंड आएगा दोस्तों, वो मेरा होगा C3A। तो मेरा रिलेशन क्या निकल के आया? सबसे अधिक स्ट्रेंथ देता है C3S, उससे कम देता है C2S, उससे कम देता है C3A, और सबसे कम देता है C4AF। ये इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी का एक ऑर्डर है। सर कौन सा ऑर्डर है दोस्तों? ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है तो मैंने 4 एरो बताए हैं। ये इससे कम है तो मैंने 3 एरो बताए हैं। ये तो दोनों से कम है, मैंने 1-2 एरो बताए हैं। इसकी तो होती नहीं है तो मैंने डॉट डॉट वाला एरो बता दिया। कहने का मतलब है ये एरो आगे चल के घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? सर घट रहे हैं। इसका मतलब हम इनकी जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो डिक्रीजिंग का ऑर्डर है। पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम। तो अगर इन चारों बोगुस कंपाउंड को हम इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी के एक ऑर्डर में सेलेक्ट करते हैं या मैच करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आती है C3S की, उससे कम स्ट्रेंथ आती है C2S की, उससे कम स्ट्रेंथ आती है C3A की, सबसे कम स्ट्रेंथ के लिए पॉजेस करता है फॉर C4AF। अब दूसरी बात ध्यान रखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, C4AF की कम है दोस्तों इन सभी से, C3A से भी, C2S से भी, और C3S से। तो अब ये कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा,
C4AF इन तीनों से कम है ना, और ये ऑर्डर बढ़ रहा है। अब की बार यहाँ एक एरो आएगा, यहाँ दो एरो आएंगे, यहाँ तीन एरो आएंगे, यहाँ चार एरो आएंगे। तो आप अपने आप बोलोगे सर ये एरो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये आपने जो ऑर्डर लिखा है ये इंक्रीजिंग का ऑर्डर लिखा है। तो इन बोगस कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको डिस्कस कराई है दोस्तों, उसको बोलते हैं बाइंडिंग की प्रॉपर्टी। अब बाइंडिंग की प्रॉपर्टी को हमने कर्व से कैसे रिलेट कर रखा है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों बाइंडिंग की प्रॉपर्टी के लिए मैं एक कर्व मेंशन कर रहा हूं दोस्तों, इसके एक एक्सेस पर, इसके एक एक्सेस पर तो एज है दोस्तों, और एक एक्सेस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दो या बाइंडिंग बोल दो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दो या बाइंडिंग। अब चारों का ग्राफ मैंने आपको बता रखा है, चारों का ग्राफ मैंने आपको बता रखा है, और ये मैंने आपको अभी अभी रिलेट कर ही दिया था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों चारों के ग्राफ की। जैसे मैंने बताया था सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है C3S की, तो जरा ग्राफ में देखो C3S का नंबर 1 है। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों C2S की, तो जरा चेक करो C2S का नंबर 2 है। फिर मैंने रिलेट करवाया था C3A की, तो चेक करो C3A का नंबर 3 है। फिर मैंने रिलेट करवाया था C4AF की, तो जरा चेक करो C4AF का नंबर 4 है। एक एक्सेस पर समय दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, एक एक्सेस पर कंप्रेसिव या बाइंडिंग प्रॉपर्टी दी है। तो आप जब सबसे पहले वाले ग्राफ को देखते हो और सबसे पहले वाले ग्राफ के किसी भी पोर्शन, दो पोर्शन पर मैं स्लोप निकालता हूं, ऐसे ही मैं इन दोनों पर स्लोप निकालता हूं, θ1 और θ2। तो जब मैं पहले ग्राफ को कंपेयर करता हूं दोस्तों, तो θ1 की वैल्यू ज्यादा होती है सर θ2 से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, C3S की जो इनिशियल स्ट्रेंथ आपको बताई थी दोस्तों, C3S की जो इनिशियल स्ट्रेंथ आपको बताई थी दोस्तों, वो ज्यादा होती है, और C2S की फाइनल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसलिए सेकंड वाले ग्राफ में θ2 बड़ा हो जाता है किससे? θ1 से। इस ग्राफ का एक्स पोर्शन या एक्स ओरिजिन या एक्स जो एक्सिस है वो मुझे बता रहा है एज, और इस ग्राफ का वाई ऑर्डिनेट मुझे बता रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये ग्राफ मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जानकारी दे रहा है समय के साथ। और ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है सर? ग्राफ का स्लोप मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेंथ बताता है दोस्तों। अब ये ग्राफ बोल रहा है कि C3S की इनिशियल स्ट्रेंथ तो ज्यादा होती है, सेम टाइम में ये 30 दे रहा है और ये देखो कम दे रहा है। तो दोनों के ग्राफ से आपको रिलेट करवाया। ये पहला ग्राफ यूज किया जाता है दोस्तों इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये क्या बोलता है सर। बाइंडिंग प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बोलता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन पूछता है आपसे दोस्तों स्ट्रेंथ में क्या है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथ और बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ बोगू कंपाउंड। ये बोल रहा है बाइंडिंग प्रॉपर्टी या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज बोगुच कंपाउंड एज फॉलोज। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों, पहले C3S, फिर C2S, फिर C3 और फिर C4AF। आगे देखिए क्या बोलता है दोस्तों, ये आगे ये बोलता है दिस कर्व इंडिकेट वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ विद टाइम वेयर ए स्लोप ऑफ द कर्व इज इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेंथ। तो कर्व का स्लोप क्या बता रहा है सर? कर्व का स्लोप बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी देता है। तो ये आपका जर्नल मैंने पहला डिस्कशन किया दोस्तों बोगुस कंपाउंड के रिगार्डिंग। अब हम इस बोगुस कंपाउंड के रिगार्डिंग दूसरी बात करते हैं। अब हम इस बोगुस कंपाउंड के रिगार्डिंग सेकंड बात करते हैं दोस्तों, और सेकंड बात जो की जा रही है, हाँ, अब इस बोगुस कंपाउंड के रिगार्डिंग जो सेकंड बात हम करेंगे दोस्तों, वो इसके फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रेशन की करेंगे, और उसको मैंने रिलेट करवा रखा है दोस्तों रेट ऑफ हाइड्रेशन से। अब यहाँ पर हम इसका मतलब समझेंगे होता क्या है। दोस्तों आपको बार बार दो बातें बताई जाती है, एक रेट ऑफ हाइड्रेशन और एक हीट ऑफ हाइड्रेशन। एक तो बताई जाती है रेट ऑफ हाइड्रेशन और एक बताई जाती है हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब चेक करते हैं दोनों में अंतर क्या है। अभी दोनों को जर्नल अंतर से समझते हैं कि दोस्तों रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब तो ये होता है कि क्रिया कितनी तेजी से हो रही है। रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सर? कि क्रिया कितनी तेजी से हो रही है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है कुल कितनी हीट निकल रही है, कुल कितनी हीट निकल रही है। ये मेरे इसके मतलब होते हैं सर कि कुल कितनी हीट निकल रही है और क्रिया कितनी तेजी से हो रही है। क्रिया कितनी तेजी से हो रही है दोस्तों, ये कहलाती है रेट ऑफ हाइड्रेशन, और कुल कितनी हीट निकल रही है ये कहलाती है मेरे दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन।
अब मैं इन दोनों को रिलेट करवाते हुए आपसे बातें करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम एक तरीके से समझेंगे। रेट का मतलब क्या है, ये मान के चलो दोस्तों, चारों बोगुस कंपाउंड में एक रेस लगी हुई है। चारों बोगुस कंपाउंड में एक रेस लगी हुई है। सर चारों कौन कौन से है, C3A है, C4AF है, C3S है और C2S है। इन्हें इस लाइन को पार करना है और जो पार कर जाएगा वो जीत जाएगा। जो पार कर जाएगा दोस्तों वो जीत जाएगा। अब चेक करते हैं, जब इन चारों बोगस कंपाउंड, यानी कि जब हम सीमेंट में पानी को ऐड करते हैं दोस्तों, जब हम सीमेंट में पानी को ऐड करते हैं तो ये चारों बोगस कंपाउंड भागना शुरू करते हैं और पानी के साथ सबसे पहले जो क्रिया करता है दोस्तों वो C3A है। अब दोनों बातों में अंतर है। पानी के साथ फर्स्टली रिएक्ट विद वाटर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर हमेशा दोस्तों C3A आएगा। लेकिन जब इनमें रेस होती है, इस लाइन पर पहुंचने की बात आती है दोस्तों, तो इस लाइन पर पहुंचने के लिए सबसे पहले पहुंचता है C4AF। कहने का मतलब है इन बोगुच कंपाउंड की रेस का हुसैन बोल्ट है। ये कौन है, हुसैन बोल्ट। कहने का मतलब है अपना काम सबसे पहले खत्म कौन करता है सर, अपना काम सबसे पहले खत्म करता है C4AF। जैसे ही C4AF रेस जीत जाता है, आपने ओलंपिक की रेस में देखा होगा दोस्तों, जैसे ही पहले नंबर का रेसर आता है उसके तुरंत बाद दूसरा आ जाता है। और जमैका जमैका का आपने नाम सुना होगा, एक का, और एक को तो सभी जानते हैं, हुसैन बोल्ट, एक योहाना ब्लैक और था। तो इस C3A को योहाना ब्लैक समझो कि जैसे ये कदम रखता है ना, इसके जस्ट पीछे ये आ जाता है। वैसे तो दोनों का एक साथ चलता है, लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो C4F का ऑर्डर ऊपर रखते हैं दोस्तों, किससे, C3A से। तो रेस किसने जीती सर, C4AF ने। फिर बोल रहा हूं, रेट ऑफ रिहाइड्रेशन का मतलब है कितनी तेजी से क्रिया हो रही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है कुल कितनी हीट निकल रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों ये जो C2S होता है ये सबसे बाद में पहुंचता है चौथे नंबर पर, लेकिन रेस तो ये भी खत्म करेगा। ओलंपिक की रेस है, सभी भागेंगे अपने स्थान पर। और ये जो C3S है ये तीसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब ये तो हमने दोस्तों बातों ही बातों में उनके ऑर्डर सेट कर दिए। सबसे जल्दी रेस कौन जीतता है सर, C4AF की ज्यादा होती है, C3A से ज्यादा होती है, C3S से ज्यादा होती है C2S से। ये इनका दोस्तों ऑर्डर है, ये इनका क्या है, ऑर्डर है। तो जब भी रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे दोस्तों, जब भी रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे तो रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितनी तेजी से क्रिया हो रही है। तो पहले नंबर पर जो कंपाउंड आएगा वो आएगा C4AF, फिर कंपाउंड आएगा C3A, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ C3S, उसके बाद कंपाउंड आएगा C2S। तो ये इनका जो मैंने आपको ऑर्डर लिखा है दोस्तों, ये ऑर्डर कहलाता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। ये किसका ऑर्डर है, ये रेट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर है। तो मैंने अभी आपको जो क्लियर किया है वो रेट ऑफ हाइड्रेशन क्लियर किया है। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिलेट किया जाता है वो चेक करते हैं। ये देखिए, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ दीज बोगुस कंपाउंड C4AF, C3A, C3S, C2S। तो एक तरफ तो मैंने फ्रैक्शन हाइड्रेटेड लिया हुआ है और एक तरफ मैंने लॉग टाइम पर लिया हुआ है। लॉग टाइम पर लेते हैं क्योंकि वेरिएशन बहुत कम है। अब चेक करते हैं दोस्तों इस ग्राफ को। जब आप इस ग्राफ को चेक करते हो तो सबसे ऊपर आपको कौन दिखता है सर, सबसे ऊपर हमको C4AF दिखता है। फिर फ्रैक्शन हाइड्रेटेड किसका आता है सर, C3A का, फिर C3S और फिर C2S। C2S का ग्राफ देखो अचानक से चल रहा था, पता नहीं इसको क्या हुआ, अचानक से उठ गया। ये किस बात को शो करता है सर, ये इस बात को शो करता है कि ये अल्टीमेट, ये एक साल में फॉर्म्ड होता है। ये आपको मैंने बता रखा है कि यह एक साल में फॉर्म्ड होता है। तो एक साल में फॉर्म्ड होने के कारण अंत में जाकर के ये एक्सेलरेट करता है मेरे दोस्तों। तो ये ग्राफ आपको बताया गया है किसका, एक तरफ फ्रैक्शन हाइड्रेटेड, दूसरी तरफ आपको दोस्तों लॉग लिया गया है। तो ये जर्नली आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे कैसे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन की हमने बात करी दोस्तों। अब रेट ऑफ हाइड्रेशन के बाद दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक आएगा, पहले इसको जर्नल समझ लेते हैं। अब एक और पूछ लेता है कई बार आपसे, रेट ऑफ हाइड्रेशन के बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या पूछेगा दोस्तों, हीट ऑफ हाइड्रेशन।
नेक्स्ट कौन सा पूछेगा सर, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है दोस्तों कुल हीट। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है सर, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है कुल हीट, कुल कितनी ऊष्मा देते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत के बोगुच कंपाउंड में बताया था कि C3S आपका देता है 865, C3A के बाद C3S का नंबर आता है दोस्तों ये 500 देता है। फिर आपका आता है C4AF, C4AF में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 420 है, मतलब 420 देता है। C2S में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 260 है। ये मैं इनकी अल्टीमेट की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात कर रहा हूँ। हीट ऑफ हाइड्रेशन को वो हीट ऑफ जनरेशन भी लिख सकता है या हीट इवोल्यूशन भी लिख सकता है। ये प्रॉपर टेक केयर, प्लीज प्रॉपर टेक केयर। तो ये इनका ऑर्डर है, C3A की ज्यादा होती है C3S से, ज्यादा होती है C4AF से, ज्यादा होती है C2S से। ये इनका ऑर्डर दिया हुआ है दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन का। तो एक बार सारी बातों को एक साथ क्लब करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी या इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो C3S जीत गया था दोस्तों, C3S इज ग्रेटर देन C2S इज ग्रेटर देन C4AF इज ग्रेटर देन C2S। फिर हमने बात की थी दोस्तों इनकी रेट ऑफ हाइड्रेशन की, और रेट ऑफ हाइड्रेशन के रिगार्डिंग आपने बोला था सर कि C4AF जीत जाता है, फिर आता है C3A, फिर आता है C3S और फिर आता है C2S। और सर तीसरे नंबर पर आपने बात की थी हीट ऑफ हाइड्रेशन की, हीट ऑफ हाइड्रेशन की कुल ऊष्मा की। तो भाई उसमें तो C3S का जलवा देखने को मिलता है, फिर C3A का, फिर C3S का, फिर C4AF का और फिर C2S का। अगर आपने लॉजिक समझा होगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। और रटोगे नहीं तो कहीं फंसोगे नहीं इसमें, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपसे बारंबार पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इस बात की आपको ध्यान रखनी है। अब कई बार दोस्तों वो आपसे 3 दिनों के लिए या 90 दिनों के लिए या अल्टीमेट टाइम के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन और पूछ लेता है, तो उसको हम एक टेबल से चेक करते हैं क्या है। उससे पहले आपको जर्नल बता देता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन या इवोल्यूशन कुल ऊष्मा कितनी है सर, C3A की ज्यादा है, C3S फिर C4A फिर C2S। हीट इवोल्यूशन ऑफ दिस बोगुस कंपाउंड्स 3 डेज एंड 90 डेज कैलोरी पर ग्राम में, वो जूल पर ग्राम में थी 865। ये जो टेबल दी हुई है ये कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है दोस्तों। ये जो टेबल दी हुई है ये आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों डायरेक्टली पूछी जाती है। अब इस टेबल को रिलेट करते हैं। इस टेबल में आपको पहला कंपाउंड दिया गया है, इस टेबल में आपको पहला कंपाउंड दिया गया है दोस्तों, दूसरा कंपाउंड दिया गया है, तीसरा कंपाउंड दिया गया है और चौथा। अब मैं दो कंपाउंड को क्लियर करूंगा क्योंकि मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहा हूं, कुल हीट। तो कुल हीट के मामले में ये तो पहले नंबर पर रहता है। ये 210 या 212 हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 320। और सबसे लास्ट में कौन है सर, सबसे लास्ट में तो C2S है, तो ये 4th नंबर पर है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं। अगर मैं C3A की देखूं, 3 दिन में 212 है, 90 दिन में 311, तो 87 दिन में लगभग इसका परसेंटेज कितना निकल के आएगा। तो आप बोलोगे सर 10 का 100 का अंतर है, 100/210 गुना 100, ये है लगभग। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 48-45, या मैं इसको 50 मान के चल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली कितना मान के चल रहा हूं दोस्तों, 50 मान के चल रहा हूं। इसको 200 भी अगर मानता हूं, 100 दूनी 200, तो अप्रोक्सीमेटली ये 50 आ गया, 47-48 मान लो या 50 आ गया। अब इस चौथे वाले की देखो, 12 से 42, इस 12 को 10 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं, तो कितनी बड़ी 20, कितनी बड़ी 20/10 गुना 100। एक सेकेंड, हाँ, ये 12, ये 10 मान लिया मैंने, और ये 30 नहीं दोस्तों, 40 है, ये 42 है ना, तो 40 हो जाएगा। तो कितनी बड़ी सर, 30 बड़ी, कितनी बड़ी 30, कितने से 10 से गुना 100, तो ये बढ़ गई 300%। अब देखो यहां से एक नई बात, इसकी तो बढ़ती है 50%, ये 300%, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हो गया, बता रखा है बार बार,
कि C2S जो आपका होता है वो अल्टीमेट प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये 1 साल में फॉर्म्ड होता है, तो इसकी अल्टीमेट दोस्तों ज्यादा निकल के आती है, तो ऐसा इसलिए हो गया। तो आपसे एग्जाम में सबों का परसेंटेज पूछ लेगा। अब हम सबों को एक नॉर्मल व्यू में लेके चलते हैं दोस्तों, ये तो मैंने समझाने के हिसाब से आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब नॉर्मल व्यू में क्या है, ये बोल रहा है C3S 3 दिनों में फॉर्म्ड होता है, C3S 3 दिनों में फॉर्म्ड होता है 58, इसमें है ये कैलोरी पर ग्राम में, 865 वाली ध्यान रखना जूल पर ग्राम में, ठीक है। और 90 दिनों में कितना होता है 104, और 13 साल में 122। C2S 12 42, 90 दिन में कितनी देता है 42 कैलोरी पर ग्राम, और 13 साल में 59। C3A की 3 दिनों में 212 कैलोरी पर ग्राम, 90 दिन में 311, और 13 साल में 324 कैलोरी पर ग्राम। ऐसे ही C4F की कितनी है सर, C4F की निकल के आती है 69, कितने दिन में 3 दिन में, 90 दिनों में 98 के आसपास, और 13 साल में 102 के आसपास। तो ये सभी बोगुस कंपाउंड की आपको हाइड्रेशन बता रखी है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है। इनकी टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन को निकालने के लिए दोस्तों इनकी टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी आप निकाल सकते हो आराम से। वो कैसे, एक फॉर्मूला है, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन बराबर ए, टोटल हीट, चलो एक एक को लेता हूं पहले मैं। जैसे मैंने बोला ये C3A का कंपाउंड है, ठीक है, या C3S को लेके चलता हूं, ये C3S का कंपाउंड है। माना C3S का कंपाउंड सीमेंट में है 45%, माना C3S का कंपाउंड सीमेंट में कितना है दोस्तों 45%। अब एक बार C3S की आपको हाइड्रेशन और देख लेते हैं। C3S की 3 दिनों पे थी 58 या लगभग 60, कितनी थी दोस्तों लगभग 60। अब 45% तो इसकी क्वांटिटी है, और 60%, 60% यानी कि 60 मान लो या 60 कैलोरी पर ग्राम देता है। अगर मैं इसको परसेंटेज ना मानते हुए ग्राम बोल दूं कि टोटल 100 ग्राम सीमेंट में C3S कितना है आपका 45 ग्राम, ठीक है, C3S कितना है 45 ग्राम, और 3 दिन में ये हीट कितनी देता है 60 कैलोरी पर ग्राम, 60 कैलोरी पर ग्राम। तो टोटल हीट कितनी हो गई सर, सर टोटल हीट हो गई 45 ग्राम गुना 60 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया दोस्तों, 60 गुना 45, अगर आप गुना करने के लिए अप्रोक्सीमेट 40 मानूं तो तकरीबन ये 2400 आ गई, तकरीबन कितनी आ गई सर 2400 आ गई। तो ये निकल गई टोटल हीट किसकी, C3S की। सर C3S की टोटल हीट निकालने के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, उस बोगुस कंपाउंड का कितना वजन है और वो कितनी हीट देता है उससे गुणा कर दो। ऐसे तो सर हम सारी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल निकल के आता है, अगर फॉर्मूला रटना हो, टोटल हीट बराबर ए ए बी बी सी सी डी डी। तो ये मैंने आपको दोस्तों सिंपल फॉर्मूला है, रटना नहीं है। यहाँ पर जो ए बी सी डी है ये प्रपोर्शन ऑफ बोगुस कंपाउंड है, ए बी सी डी छोटे वाले प्रोपोर्शन ऑफ बोगुस कंपाउंड। और यहां पर जो दोस्तों कैपिटल ए बी सी डी है, स्मॉल ए बी सी डी क्या है सर, प्रोपोर्शन ऑफ बोगुस कंपाउंड, कैपिटल क्या है हीट ऑफ हाइड्रेशन, एक सेकेंड, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ रेस्पेक्टिव बोगुस कंपाउंड। तो उन रेस्पेक्टिव बोगुस कंपाउंड की यदि आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन पता है, उस टेबल में आपको पता ही थी, तो आप क्या निकाल सकते हो सर, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हो। उनके प्रपोर्शन को रेस्पेक्टिव हीट ऑफ हाइड्रेशन से मल्टीप्लाइड कर दो, ये वाला फॉर्मूला, और एडिशन कर दो। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया जाता है इनकी टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन को निकालने के लिए। ये देखो इसमें मेंशन भी कर रखा है मैंने कि टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी इज एच बराबर ए ए बी बी सी सी डी डी, और यहां भी लिख रखा है एच क्या है हीट ऑफ हाइड्रेशन, एबीसीडी क्या है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बोगुस कंपाउंड, छोटे एबीसीडी क्या है प्रोपोर्शन ऑफ बोगुस कंपाउंड। तो ये आपको जनरली याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कई बार आपसे वाटर की रिक्वायरमेंट पूछ लेगा, कई बार आपसे क्या पूछ लेगा वाटर की रिक्वायरमेंट। तो अभी चेक करते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट को आप कैसे निकालोगे। हम्म
वाटर रिक्वायरमेंट किस किस की, C3S की, C2S की, C3A की, C3S की, C2S की, C3A की और C4F की। अगर दोस्तों जर्नली देखा जाए C3S और C2S, C3S और C2S 24% और 21% वाटर कंसीडर करते हैं, 24 और 21, और ये दोनों 20-20%, ये दोनों कितने कितने 20-20%। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो इनकी इंडिविजुअल वाटर की रिक्वायरमेंट हो गई। अगर मैं चारों बोगस कंपाउंड के लिए पानी की रिक्वायरमेंट को ढूंढूं, कहने का मतलब है इन चारों बोगस कंपाउंड को हाइड्रेट कराने के लिए जो पानी चाहिए होता है दोस्तों, वो 23% होता है। कितना परसेंट, 23%, बाय दी वेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के वेट का 23% पानी चाहिए इन बोगस कंपाउंड की हाइड्रेशन को कंप्लीट कराने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, लाइम के लिए जस्ट इसका रिवर्स है, 32% बाय दी वेट ऑफ CaO। जब लाइम को पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में देखेंगे कि 32% चाहिए लाइम के लिए। अब यह मैंने क्या बोला कि सीमेंट को हाइड्रेट कराने के लिए सीमेंट के वेट का 23% पानी आपको रिक्वायर्ड होता है। अब इसको और डिटेल समझते हैं कैसे। सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट हो गई 23%। चाहे वो लिख दे आपको कि सीमेंट का फुल हाइड्रेशन करना है या सीमेंट का कंप्लीट हाइड्रेशन करना है, हमेशा आंसर आएगा 23%। लेकिन अगर हाइड्रेशन के साथ वाटर सीमेंट रेशो को ऐड कर देता है, जैसे फॉर फुली हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशो देन इट विल बी दोस्तों 38%। ये कितना हो जाएगा, 38%। तो प्रॉपर टेक केयर, आपको बताया जाता है कि अगर वो पूछ रहा है कि सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए कितना पानी चाहिए, 23%। कुल हाइड्रेट, टोटल हाइड्रेट, कुछ भी बोले, फुल हाइड्रेट 23। अगर वाटर सीमेंट रेशो ऐड कर देता है तो हमेशा आंसर आएगा दोस्तों 38%। हमेशा आंसर किसके साथ चला जाएगा सर, आंसर चला जाएगा 38% के साथ। अब समझते हैं पूरी बात को। ये बोलता है सीमेंट के फुली हाइड्रेशन के लिए मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो 38%। ऐसा क्यों, 23% पानी तो चाहिए दोस्तों हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट के लिए, 23% पानी चाहिए हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट के लिए, 15% पानी चाहिए जेल के फॉर्मेशन के लिए, जो कि हाइड्रेशन में पार्ट नहीं करता, जेल के फॉर्मेशन में, या सीमेंट के पार्टिकल के बोगुज कंपाउंड के चारों तरफ जो पानी होता है ना एडजॉर्ब, या इनके वॉइड्स में जो प्रेजेंट होता है वही जेल वाटर होता है। तो जेल वाटर कितना है सर, 15% है। तो आप बोलोगे 15% पानी तो चाहिए जेल वाटर के लिए और 23% पानी चाहिए हाइड्रेशन के लिए। तो मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो कितना निकल के आ गया सर, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो निकल के आ गया आपका 38%। अब अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपसे बोलेगा सीमेंट के फुली हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए, 38 मत कर देना जब तक वाटर सीमेंट ना लिखे, 23। बोलेगा सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए, 23। सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए पानी कितना चाहिए, अब भी 23। सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो कितना चाहिए, अब हो जाएगा 38%। मतलब लैंग्वेज में वाटर सीमेंट रेशो लिखेगा तो ही आपको 38% पर जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। इस बात का आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। ये तो मैंने बात करी कि सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए पानी कितना चाहिए। दोस्तों सीमेंट में जो पानी अवेलेबल होता है ना, उसको हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। सीमेंट में हमारे पास दोस्तों जो पानी अवेलेबल होता है उसको हम 3 प्रकार से लेकर चलते हैं। पहला पानी जो सीमेंट में अवेलेबल होता है दोस्तों, वो मेरा कहलाता है कंबाइंड वाटर। वो मेरा कौन सा कहलाएगा दोस्तों, कंबाइंड वाटर। सीमेंट में दोस्तों जो दूसरा पानी मेरे पास होता है वो कहलाता है मेरा जेल वाटर। और सीमेंट में जो तीसरा पानी होता है दोस्तों वो कहलाता है कैपिलरी वाटर। सीमेंट बोल दो या इनके बोगुस कंपाउंड बोल दो। अब मैं इनको बोगुस कंपाउंड से आपको रिलेट करवा के बताता हूँ। जैसे ये ब्लैक कलर के जितने भी कंपाउंड है दोस्तों, ये सारे आपके बोगुस कंपाउंड है। अब एक एक पानी को लेकर के चलते हैं। सीमेंट का कंबाइंड वाटर, सबसे पहला वाटर कौन सा दे रहा है सर, ये सर सीमेंट का कंबाइंड वाटर दे रहा है। ये वो वाटर होता है जो केमिकली सीमेंट से कंबाइंड होता है
और उसके हाइड्रेशन के प्रोसेस में काम आता है। ये वो पानी होता है दोस्तों जो केमिकली सीमेंट से कंबाइंड होता है। अब इसको सोइल के कंबाइंड वाटर या स्ट्रक्चरल वाटर से रिलेट मत कर देना, वो अलग है। ये वो पानी होता है जो केमिकली कंबाइंड होता है और सीमेंट के हाइड्रेशन में काम में आता है। तो इस पानी को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं दोस्तों। रेड कलर से ये हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब बोगुज कंपाउंड के बीच में ये पानी अवेलेबल है, बोगुज कंपाउंड के अंदर ये पानी अवेलेबल है जो हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा जो पानी होता है दोस्तों वो जेल वाटर होता है। ये आपका 15% पानी होता है दोस्तों। कितना होता है सर? 15% होता है और ये 23% होता है सर। दूसरा वाला पानी 15% होता है और बताया था बोगुस पार्टिकल्स के साइड में या चारों तरफ एडजॉर्ब वाटर के रूप में। एडजॉर्ब मतलब इसके चारों तरफ जकड़ा हुआ जो पानी होता है दोस्तों वो सारा पानी कहलाता है, वो सारा पानी कहलाता है जेल वाटर। और सीटी में मैंने बता रखा है कि ये जेल वाटर हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसे एडमिक्सर मिला करके फ्री कराया जाता है। तो ये कितना परसेंट है? 15%। इसको बोल सकते हो वॉइड्स में प्रेजेंट है इनके यहाँ पर सरफेस पर। एक दूसरा वॉइड्स है कैपिलरी वॉइड्स, यो इन दोनों बोगुज कंपाउंड के बीच का है। अब तीसरे पानी की तरफ चलते हैं। तीसरे पानी का कलर ले लेते हैं ग्रीन। ये जो कैपिलरी वाटर होता है, कैपिलरी वाटर दो बोगुज कंपाउंड के बीच का जो वॉइड्स है, ये वॉइड्स, इसके बीच में जो पानी भरा हुआ है दोस्तों ये मेरा कैपिलरी वाटर है। ये मेरा कैसा वाटर है? कैपिलरी वाटर है। अब ध्यान सुनना, ये दोनों पानी तो इवापोरेट नहीं हो सकते, ये दोनों पानी इवापोरेट नहीं हो सकते, लेकिन जो आपका कैपिलरी वाटर होता है वो इवापोरेबल होता है। कैपिलरी वाटर एटमॉस्फेयर में इवापोरेट कर जाता है। अगर ये एटमॉस्फेयर में इवापोरेट कर गया तो सरफेस पर या स्ट्रक्चर पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? वॉइड आ जाएगा। और यदि स्ट्रक्चर पर वॉइड आ गया तो लोड लेने वाला एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम होते के साथ ही मेरे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो भी कम हो जाएगी। तो इस बात की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, कैपिलरी वाटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो बच्चे रटते हैं वो कहते हैं सर इसकी परसेंटेज कितनी है? ये दोनों तो आपने लिखवा दी, 23%, 15। बेटा इसका कोई परसेंटेज नहीं है। कंक्रीट में आपको बताया गया था 38% के बाद जितना भी पानी होगा, 38% के बाद बियॉन्ड 38%, 38% के बाद जितना भी पानी होगा वो सारा पानी कैपिलरी वाटर की फॉर्म में होगा। वो सारा पानी किसकी फॉर्म में होगा मेरे लाल? कैपिलरी वाटर। जैसे आपने बोला सर वाटर सीमेंट रेशो 0.5 है, अब इसमें बताओ कैपिलरी वाटर कितना है? तो मैं बोलूंगा कैपिलरी वाटर 12% है। कैपिलरी वाटर कितना परसेंट है सर? अब आप बोलोगे कैपिलरी वाटर 12% है। तो ये जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे मेंटेन किया गया है। तो दोस्तों आपके सामने जो ये पहला वाटर है वो कंबाइंड वाटर है। बोला इट इज द वाटर विच केमिकली कंबाइंड विद द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन। ये किसके साथ कंबाइंड रहता है? हाइड्रेशन के प्रोडक्ट के साथ। इवापोरेट नहीं होता, 23% होता है। दूसरा जो जेल वाटर था, वाटर विच इज एडजॉर्ब मतलब सरफेस के ऊपर, और इन द वॉइड्स ऑफ सीमेंट पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल्स के वॉइड्स के अंदर जो पानी होता है। तो ये भी बोल रहा है कि 15% है, हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता दोस्तों। और ऊपर ही ऊपर जो आपका तीसरा पॉइंट है ये, ठीक है, कैपिलरी इट इज द वाटर विच ऑक्यूपाई कैपिलरी पोर्स एंड इजीली इवापोरेबल। ये किसमें है दोस्तों? ये कैपिलरी पोर में है और इजीली क्या हो जाता है? इवापोरेबल। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने इन बोगुस कंपाउंड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।